भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। घटता जनाधार, करिश्माई नेतृत्व की कमी, भीतरी गुटबाजी, विचारधारा को लेकर असमंजस, एक राजनीतिक दल में जितनी समस्या हो सकती हैं, वे सभी इस वक्त कांग्रेस में मौजूद हैं। 2014 में 44 लोकसभा सीटों वाली ऐतिहासिक हार का मुंह देखने वाली पार्टी को 5 साल इन्हीं सब समस्याओं के चलते 2019 में एक और लज्जित हार का सामना करना पड़ा। एक नजर डालते हैं कांग्रेस के अब तक के सफर पर। 1885 में ब्रिटिश एहो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम की गति को रोकने के लिए की थी। 1857 की क्रांति से दहले अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल्व की जरूरत महसूस की थी। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके भारत को सीधे इंग्लैंड की महारानी के शासन के अधीन कर दिया था। ऐसे में महारानी की प्रजा को प्रार्थना पत्र देकर समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। शुरुआत में कांग्रेस की यही भूमिका थी, लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे जननायकों ने इसे आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बना दिया। नतीजा ये हुआ कि आजादी के वक्त कांग्रेस के सामने कोई गंभीर राजनीतिक चुनौती नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ही नहीं, सारे देश के नेता थे। कांग्रेस के समाजवादी समाज बनाने के संकल्प ने देश की जनता पर जादू किया। साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष के ताप का भी असर भी था। 30 साल तक कांग्रेस लगातार दिल्ली पर केंद्र सरकार चलाती रही। नेहरू के बाद शास्त्री जी के अल्प शासन के बाद बागडोर इंदिरा गांधी के पास आई और उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स खत्म करके और 1971 में पाकिस्तान पर विजय और बांग्लादेश का निर्माण कराकर महान नेता का तमगा हासिल कर लिया। ये जादू 1975 में इमरजेंसी विरोधी आंदोलन से टूटा और 1977 में पहली बार केंद्र की सत्ता से वे बाहर हुई। यह अलग बात है कि जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल ही चल पाई और इंदिरा गांधी ज्यादा लोकप्रियता के साथ सत्ता में वापस आई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कमान संभाली और चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। लेकिन वीपी सिंह के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने मिस्टर क्लीन की उनकी छवि को दागदार बनाया और 1989 में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। कहते हैं कि राजीव के दौर में ही पार्टी ने विचारधारा के मौके पर समझौतावादी रुख अख्तियार किया और संगठन का महत्व कम होने लगा। वैसे इंदिरा गांधी के समय ही कांग्रेस संगठन नाम से पार्टी का एक हिस्सा अलग हुआ था, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया था। तब इंदिरा ही एक छत्र नेता थीं और राजीव के समय भी वही एकमात्र केंद्र बनते गए। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और राम जन्मभूमि के शिलान्यास ने अल्पसंख्यकों को कांग्रेस के प्रति संदेह से भर दिया था। उधर बीएसपी के उत्थान ने कांग्रेस के दलित जनाधार में भी बड़ी सेंध लगाई थी। नियति ने राजीव गांधी को मौका भी नहीं दिया और 1991 में लिट्टे के आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। राजीव गांधी की शहादत के बाद नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। इस दौर के साथ कांग्रेस के तमाम समाजवादी संकल्प पीछे हो गए और पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरने लगा। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने से तो पार्टी सीधे अल्पसंख्यकों के निशाने पर आ गई, जो कभी उसका सबसे विश्वस्त आधार थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू यादव तक तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को पहली पसंद बना लिया। गांधी परिवार के राजनीति से हट जाने के बाद पार्टी का कोई दूसरा स्वीकृत केंद्र नहीं बन सका। जबरदस्त गुटबाजी के कारण पार्टी टूट भी गई। ऐसे में संगठन की लंबी तैयारी से लैस बीजेपी को मौका मिल गया, जिसने राम मंदिर आंदोलन के जरिए बड़ा जनाधार विकसित कर लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए बनाकर केंद्र में सत्तारूढ़ होने में कामयाब हो गई। 1957 में पार्टी की खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए एक बार फिर पार्टी के तमाम नेता नेहरू गांधी परिवार की शरण में गए और 1957 में सोनिया गांधी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1999 में वे पार्टी के अध्यक्ष बनी और काफी हद तक पार्टी को उन्होंने न सिर्फ सिमटने से बचाया, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत को हराकर 2004 में पार्टी को केंद्र की सत्ता वापस दिलाने का चमत्कार करके भी दिखा दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनना भी स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी छवि त्याग करने वाले नेता की बनी। पीएम के रूप में मनमोहन सिंह की तमाम उपलब्धियां रहीं और पार्टी 2009 में भी जीत हासिल करने में कामयाब रही।
पर राजनीतिक मामलों में आमतौर से उनकी दूरी ने शीर्ष पर एक खाली स्थान पैदा कर दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चले अन्ना आंदोलन ने पार्टी की छवि काफी खराब कर दी और गुजरात के मुख्यमंत्री बतौर नरेंद्र मोदी के जरिए उस खाली स्थान को भरने में जुट गई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को इतिहास का सबसे तगड़ा झटका लगा। पार्टी 206 लोकसभा सीटों से 44 पर सिमट गई। ए के एंटनी ने रिपोर्ट में कहा कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त हो गई, जिसकी वजह से पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव आजमाया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल को पार्टी की कमान दी गई। उन्होंने आक्रामक अभियान भी चलाया, लेकिन पार्टी को खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह संसाधन और संगठन के दम पर बीजेपी ने चुनावी कामयाबी हासिल की, उसका मुकाबला करने का कोई तरीका पार्टी खोज नहीं पाई। 2019 में एक और शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को फिर सोनिया गांधी की ही शरण में जाना पड़ा। अब समस्या ये है कि बढ़ती उम्र के कारण सोनिया गांधी रिटायरमेंट चाहती हैं और राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। उधर पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी अखिल भारतीय स्वीकृति हो। राहुल से नजर हटती है तो नाम प्रियंका गांधी का आता है, पर वो मिशन यूपी पर ही पूरी तरह केंद्रित लगती हैं। कई राजनीतिक प्रेषक कांग्रेस को भंग करने या गांधी परिवार से मुक्त होने का नुस्खा पेश करते हैं, लेकिन इससे रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। अभी भी वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है और उसका अखिल भारतीय स्वरूप भी है। सवाल उस जुनून और विचारधारा का है जो किसी पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाती है। जो पार्टी अंग्रेजों से जीत का असंभव सपना सच साबित कर चुकी है, वे फिर से खड़ी हो सकती है, बशर्ते वो अपना खोया जुनून और वैचारिक धार वापस पा सके, साथ ही गांव-गांव मजबूत संगठन खड़ा कर सके जो कभी उसकी वास्तविक ताकत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।